तो हाँ नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालना। अभी कल हमने जो भी एंट्रोपी से रिलेटेड पार्ट था वो हमने कंप्लीट अप किया था। अब जस्ट नेक्स्ट हेडिंग डालना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल इन टीएस। टीएस का मतलब क्या है? टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। जो हमने पहले जो बनाया था, आई होप वो याद हो, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेटेड बनाया था। यहाँ पे हम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के साथ ही डायग्राम बना रहे हैं। तो जस्ट मैं वापस वो टॉपिक्स को जस्ट एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो हमारा कार्नोट साइकिल जो था ये हमने पढ़ा था, प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ बनाया था। यहाँ पे दो रिवर्सिबल साइकिल्स थे एंड दो इरिवर्सिबल, मतलब एडियाबैटिक साइकिल्स थे। आपको पता है एडियाबैटिक का जो स्लोप है ये नॉर्मल आइसोथर्मल के स्लोप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ए, बी, सी एंड इसको डी लिख लेना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ बना रहे। तो इसका जरा ध्यान देना, ध्यान दो, पहले ध्यान दो फिर आप बना लेना। अब ए से बी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ए टू बी जो है ये क्या है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल, मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सबसे पहले चीज ध्यान देना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब ये लाइन कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रॉम ए से लेके कहां तक, बी तक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते बी टू सी। अब जो बी टू सी वाला जो है ये रिवर्सिबल है लेकिन क्या है, एडियाबैटिक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को मैंने आपको ध्यान देने को बोला था, ये क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मतलब एंट्रोपी जो रहेगा दैट इज एस, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपको तभी भी याद करने बोला था, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ग्राफ कैसे आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हो गया फ्रॉम बी से लेके सी तक। अब नेक्स्ट कहां से रहेगा, सी से लेके डी। तो सी से लेके डी क्या है, ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये जो रहेगा स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह। नेक्स्ट जो है, तो ये हमारा आ गया पॉइंट डी। अब डी से लेके ए जा रहे हैं, ये क्या एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डी से लेके ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको आप बोलते हो आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका जो एस है ये क्या है, कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट, इसका मतलब ये ग्राफ कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा, तो ये वर्क डन यहाँ पे ये जो एरिया है, इसमें क्या था, एरिया अंडर द कर्व जो है इसको हम लोग वर्क डन बोलते थे। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, ओके, ये जो अंदर का एरिया है रेक्टेंगुलर एरिया, ये आप लिख सकते हो एरिया रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर बताता है। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व या फिर ये वाला जो एरिया है इसको आप लिख सकते हो एरिया रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दोनों के बीच में फर्क समझना, इस पे भी एमसीक्यू पूछा जाता है। नोट लिख लेना, पहले भी एक्सप्लेन किया है। दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, ओके,
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको आप एक और नाम से बोलते हो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और यहाँ पे लिखना साइक्लिक प्रोसेस में, आपको पता है तो ये लिखना साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। इसका मतलब क्या रहेगा, क्यू रिवर्सिबल ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस वर्क डन इन, ये बताने को बोल गया, ये नोट भी लिख लेना, दैट इज एरिया अंडर, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यू रिवर्सिबल ये इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे टी डॉट डी एस। टी डॉट डी एस का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, या फिर आपका जो भी ये जो टी रहेगा या फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, टी पे डिपेंडेंट है। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो टी है ये आइदर टी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रह सकता है या फिर कोई भी फंक्शन रह सकता है टी का। वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पे वेरिएबल इज एंट्रोपी। ध्यान देना, वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे टी क्या है, कांस्टेंट, या फिर टी का कोई फंक्शन रह सकता है। फंक्शन ऑफ टी का मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ टी बोलते हैं। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वेरिएबल कौन है, वेरिएबल ओवर हियर इज एस। ये चीज को जरा समझने का ट्राई करो, वेरिएबल कौन है, एस है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर का एक फंक्शन ले रहे हो, तो ऑफकोर्स ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अब इसके नीचे जो भी एरिया आ रहा है, ये एरिया क्या रहेगा, इसको आप टी डॉट डी एस से रिप्रेजेंट करते हो। ये टी डॉट डी एस इसका जो इंटीग्रल है ये इक्वल टू क्या आएगा, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू बताया। एरिया अंडर टी डॉट डी एस ये क्या आता है, मैक्सिमम क्यू रिवर्सिबल से जो भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। ये यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो। ओके, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बहुत जन को डाउट रहेगा, तो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, हमने कल ही किया था, ds जो है ये क्या रहता है, q रिवर्सिबल अपॉन t रहता है। सपोज आपको क्या चाहिए, q रिवर्सिबल चाहिए, तो आप क्या करोगे, t को क्या करने वाले हो, ds से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको टोटल हीट चाहिए तो टोटल हीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t डॉट ds को। कहां से कहा, 1 से लेके 2 तक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये लिखना, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एलिमेंट और कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसका जो भी एंट्रोपी रहेगा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, हमने कल ही पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो एंट्रोपी रहता है ये एमॉर्फस के एंट्रोपी से लेस रहता है। क्योंकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो भी एटम्स रहते हैं ये क्या, इनका एक फिक्स शेप एंड स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एक फिक्स पोजीशन रहता है। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, इनका पोजीशन क्या रहता है, रैंडम एंड डिसऑर्डरली रहता है। ऑफ कोर्स क्रिस्टलाइन रहेगा तो उसका एंट्रोपी क्या रहेगा, लेस रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंट्रोपी कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड एलिमेंट परफेक्टली क्रिस्टलाइन बोला है, क्या होएगा, अप्रोचेस जीरो, मतलब उसका जो भी एंट्रोपी है ये क्या होएगा, जीरो के पास में जाएगा। कब, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन
टेम्परेचर गोes टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? 0 केल्विन। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एट एब्सोल्यूट जीरो देयर इज ओनली वन प्रिफर्ड अरेंजमेंट। मतलब वो अरेंजमेंट क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, मतलब वही रहने वाला है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलता है अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है? अरेंजमेंट क्या रहता है? रैंडम रहता है। लेकिन 0 केल्विन में थर्मल एनर्जी क्या रहता है? 0 रहता है, जो आप क्रिस्टल को प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से एलिमेंट में जो भी एटम रहेगा ये अपने ही जगह पे रहेगा। इट वोंट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसकी वजह से क्या रहता है? उसको उसके पास सिर्फ एक ही अरेंजमेंट रहने वाला है। एंड आप लिख सकते हो थर्मल एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है? टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर टेम्परेचर ही 0 हो गया तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या बनने वाला है? 0। तो लिख सकते हो एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 हो रहा है? इसको जस्ट आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसकी वजह से आप बोल सकते हो देन एंट्रोपी बिकम्स 0। फिर नोट करके लिखना, नोट some compounds have non-zero entropy at 0 Kelvin। अब इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन है? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, और तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंट्रोपी है यहाँ पे लिख सकते हो दीज एलिमेंट्स, ऐसे लिखो दीज एलिमेंट्स हैव रेसिड्यूअल एंट्रोपी। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड लॉ S एट 0 केल्विन ये इक्वल टू क्या रहेगा? 0। या फिर एंट्रोपी एट 0 केल्विन इक्वल टू क्या रहता है? 0 रहता है। यहां तक लिख लेना, तो इसके आगे का पार्ट नहीं पढ़ना। यहाँ पे लिखो एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। तो इसमें सबसे पहला लिखो एप्लीकेशन टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपी of a substance at constant temperature and constant pressure। ओके, अब ये कैसे किया जाता है? तो जरा ये डायग्राम को जरा समझने का ट्राई करना। सबसे पहले ओके, यहाँ पे एट 0 केल्विन ये हम लोग एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ का ग्राफ बना रहे हैं। तो कुछ टेम्परेचर इस तरफ बढ़ेगा, एंट्रोपी ऊपर की तरफ इंक्रीज होएगा। ओके, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होएगा? एंट्रोपी इंक्रीज होते जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पहुंचे। चलो ये ए है एंड ये पॉइंट बी है। अब बी क्या है? बी इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो सॉलिड स्टेट है इससे ये किस में कन्वर्ट होएगा? लिक्विड स्टेट में। जिसकी वजह से क्या होएगा? एंट्रोपी इंक्रीज होएगा। एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है।
तो ये कहाँ पे जाएगा, ये बन जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर आपने सेम रखा है, लेकिन क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने मतलब टेम्परेचर आप चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर वही सेम फिक्स रखे हो, फिर भी क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि स्टेट यहाँ पे चेंज हुआ है। इसको हम लोग पॉइंट सी लेंगे। फिर ऑफकोर्स ये लिक्विड से लिक्विड ही रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे ये कौन से पॉइंट पे पहुंचता है, ये पहुंचता है बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट पे नेक्स्ट क्या होएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन एक सेकंड, जस्ट को थोड़ा छोटा बना देता हूँ, थोड़ा छोटा। ये सिर्फ इतना बढ़ रहा है, यहाँ से किधर गया, किधर चला, ये ओके। अब यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज रहेगा, ये किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज रहेगा, ये ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स गैस में क्या रहता है, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसकी वजह से क्या होएगा, यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये डी से लेके ई तक। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम डी से लेके ई, ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम बी टू सी के कंपैरिजन में। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ये क्या रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फ्यूजन। किसी को डाउट है ग्राफ में, पूछना, क्लियर ना। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट कर रहे हो। अभी टोटल डेल्टा एस क्या रहेगा, ऑफकोर्स ये जो इंडिविजुअल जो भी एस है उसका कैलकुलेशन रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा एस ए बी प्लस यहाँ पे रहेगा एस बी सी प्लस रहेगा एस सी डी प्लस रहेगा एस डी ई। तो ये सारे एंट्रोपीज का क्या यहाँ पे होने वाला है, एडिशन होएगा। ओके, अब नेक्स्ट आप कैलकुलेट कैसे करोगे, एस ए बी पे आप क्या कर रहे हो, एस ए बी पे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हीट रहेगा इसको आप कैसे लिखोगे, इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0, फाइनल टेम्परेचर आपका क्या है, टी मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू यहाँ पे आएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टी। रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम स्मॉल स्मॉल चेंज में भी आएगा। प्लस एसबीसी, एसबीसी में क्या हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एंट्रोपी का आप कैसे लिखते हो, डेल्टा एच अपॉन क्या आएगा, टी मेल्टिंग पॉइंट आएगा। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फ्यूजन। नेक्स्ट सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक यहाँ पे क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर टी मेल्टिंग पॉइंट से जा रहा है टी बॉइलिंग पॉइंट तक। यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे एनसीपी dt आएगा अपॉन क्या आएगा, टी। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज रहेगा ये डेल्टा एच अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे फ्यूजन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आने वाला है वेपराइजेशन आएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना, मैं क्लियर आउट रखना। एप्लीकेशन 2 लिखना, टू डिटरमाइन एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप डेल्टा एस लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डेल्टा एस आर लिख सकते हो। तो ये लिखना सबसे पहले चीज, ए सपोज एक रिएक्शन है ए बी बी गिव्स राइज टू सी सी प्लस यहाँ पे डी डी दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या रहेगा,
एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस क्या रहेगा, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे आप समेशन यूज करोगे क्योंकि आपको सबका एंट्रोपी को ऐड करना है। इसका मतलब क्या रहेगा, अगर सपोज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो ये रहेगा प्रोडक्ट में कौन है, C इंटू एंट्रोपी ऑफ C प्लस D इंटू, मतलब डी और C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है, इंटू क्या है, एंट्रोपी ऑफ D माइनस यहाँ पे आएगा A इंटू एंट्रोपी ऑफ A प्लस D इंटू एंट्रोपी ऑफ D। एक सम हम लोग करते ताकि आपको एक और बेटर आइडिया मिले। तो यहाँ पे आपको दिया है N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। ओके, आपको इधर दिया है S of N2, इसका वैल्यू 150 दिया है, S of H2 इसका वैल्यू दिया है 100, S of NH3 इसका वैल्यू आपको दिया है 200। सब जूल पर केल्विन पर मोल केस में है, तो जरा कैलकुलेट कर लें। आपको क्या फाइंड आउट करना था, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना था। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके एंट्रोपी के साथ, तो एंट्रोपी क्या है NH3 का 200 दिया है, माइनस आएगा माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो N2 का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, N2 का एंट्रोपी का वैल्यू इज 150 प्लस N2 का H2 का नंबर ऑफ मोल्स इज 3 और यहाँ पे एंट्रोपी दिया है 300। 150 प्लस 300 आएगा 450, 2 इंटू 200 आएगा 400, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है -50। एंट्रोपी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगा। इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केल्विन पर मोल।